की और एसेट की। तो बबल क्या है? जिसकी भी डिमांड आर्टिफिशियल है या उसकी डिमांड सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका प्राइस बढ़ रहा है और बढ़ने वाला है। इसको बोलते हैं ग्रेटर फूल्स थ्योरी। यानी कि अब कुछ बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने उसमें पैसा लगाया, अब और बेवकूफ लोग आए उनसे भी बड़े जिन्होंने और पैसा लगाया, और बड़े बेवकूफ लोग आए उन्होंने और पैसा लगाया, इस उम्मीद में कि इसका दाम और बढ़ने वाला है। ये बबल है और जितना ही बड़ा होता चला जाएगा उतने ही बुरे तरीके से वो फटेगा। तो दुनिया में इस वक्त एक या दो बबल्स नहीं है जो फटने वाले हैं, जो फटने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत सारे बबल्स हैं और सब एक साथ फटेंगे क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है और इंटरलिंक्ड है। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। सन 2000 में कौन सा बबल फटा था? .com, मतलब इंटरनेट का। जैसे आज एआई का बबल है। अब आप कहोगे सर एआई बबल कैसे हुआ? एआई तो फ्यूचर है। तो इंटरनेट भी तो फ्यूचर था। मैंने कब कहा एआई फ्यूचर नहीं है? बट फिर भी इंटरनेट बबल था 2000 में। क्यों? उस टाइम पे जो इंटरनेट कंपनीज की जो वैल्यूएशंस थी वो बहुत ज्यादा थी और उनकी रेवेन्यूज बहुत कम थी, उनके प्रॉफिट्स बहुत कम थे। आज वो बबल नहीं है। तो एआई आने वाले 10-20 साल बाद बबल नहीं होगा। और एआई एज टेक्नोलॉजी बबल नहीं है। एआई इज द फ्यूचर। बट एआई कंपनीज की जो वैल्यूएशंस है वो आज की डेट में बबल है। एआई कंपनीज की जो वैल्यूएशंस है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा है। जितनी उससे रेवेन्यू जनरेशन की पॉसिबिलिटीज है उससे बहुत ज्यादा है, उसकी हाइप बहुत ज्यादा है आज की डेट में। मतलब उससे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन वो बड़ा होने में 5-10 साल लगेंगे। तो उसको आज ही फैक्टर इन कर लिया है और उसमें लोग और पैसा लगाते चले जा रहे हैं, सेम उसी तरीके से जैसे .com के वक्त लगाया था। तो एक ये बबल एआई का फटने के लिए तैयार बैठा है और ये छोटा बबल नहीं है, बहुत बड़ा है। इन कंपनीज की वैल्यूएशन कोई छोटी नहीं है। इंडिया में जितनी भी स्टॉक मार्केट में कंपनीज हैं उनकी सबकी मिला करके जितनी वैल्यूएशन है उससे ज्यादा अकेले एनवीडिया की है वैल्यूएशन। तो समझ जाओ ये बबल कितना बड़ा है और ऐसी कितनी सारी कंपनीज हैं। तो जैसे ये पिक्चर क्लियर हुई, ये जो आपस में एक दूसरे के अंदर पैसा लगा रही है कंपनीज और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो उसके पास में वहां से ऑर्डर आ गया, उसके पास में वहां से ऑर्डर आ गया, उसके पास में वहां से, मतलब ये आपस में ही एक दूसरे की रेवेन्यूज को इन्फ्लेट कर रही है। जैसे एक्चुअल कंज्यूमर तक वो चीज पहुंचेगी, जो अडॉप्शन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी है इन बिजनेसेस, वो बिजनेसेस जिनके पास में आज ऑलरेडी पैसा नहीं है और ये टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं है कि इसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया जा सके हर यूज केस में, तो ये बबल फटेगा। किस तरीके से? जैसे .com का बबल फटा। पर जब वो बबल फटा था तो सारा पैसा कहां चला गया? एक हार्ड एसेट में। वो क्या था? यूएस बॉन्ड्स, यूएस ट्रेजरीज। बट ये जो यूएस बॉन्ड्स है और यूएस ट्रेजरीज है, ये एआई से भी बड़ा बबल है। कितना डेट है यूएस के ऊपर? $38 ट्रिलियन, जो अभी कुछ टाइम पहले तक 36 था, अभी कुछ दिनों में 40 हो जाएगा, फिर 50 भी हो जाएगा। 2008 में क्या हुआ था? जीएफसी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उस वक्त क्या हुआ था? हाउसिंग बबल फटा था। अभी यूएस के अंदर जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट है उसमें बहुत ज्यादा पैसा दे दिया गया है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, और अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो वो अनवायबल हो गया उसकी पेमेंट करना। तो वो भी बबल फटने के लिए तैयार बैठा है, वो भी बहुत बड़ा है। तो जब एक तरफ से एक बबल फटा जिसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं, दूसरी तरफ से बबल फटा जो हाउसिंग है, सोचो इस बार कितना इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है। सन 2000 में जो हुआ उसको और 2008 में जो हुआ उन दोनों को मिला दो, साथ में जो उस टाइम पे उसका जो सपोर्ट सिस्टम था, जो फाउंडेशन थी, या हमेशा से जो फाउंडेशन रही, यानी कि अमेरिका एज अ कंट्री, एज अ नेशन, और उसका डेट, वो बबल है जो इन दोनों बबल्स को सपोर्ट कर रहा है। तो इधर ये दोनों फटे, नीचे वो वाला बबल फटा, तो देयर इज नो ग्राउंड, इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट, फ्री फॉल। एक टाइम पे क्या होता था, यूएस की जो फिएट करेंसी है, फिएट करेंसी मतलब क्या? जिसकी कोई गोल्ड की बैकिंग नहीं है, यानी जितना मर्जी नोट छापो और आगे दुनिया में अपने जो कागज के टुकड़े हैं वो दो और उनसे उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ले लो। तो जैसे यूएस ने डॉलर दिया चाइना को, तो चाइना से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनवा करके या तो ले लिए या उन्हीं के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ले लिए। तो चाइना के पास में क्या आ गया? डॉलर आ गया, एक्सेस में आ गया। तो अब चाइना क्या करेगा उस डॉलर का? चाइना ने यूएस की ट्रेजरीज, बॉन्ड्स खरीद लिए।
इस वजह से पूरी साइकिल घूम रही थी। अब जो सारी कंट्रीज है वो यूएस की ट्रेजरीज बेच रही है और गोल्ड खरीद रही है। तो यूएस की ट्रेजरीज खरीदेगा कौन? जब कोई कंट्री नहीं खरीदेगी, कंपनीज नहीं खरीदेंगे, इंस्टीट्यूशंस नहीं खरीदेंगे, आप लोग नहीं खरीदोगे, पब्लिक नहीं खरीदेगी, तो खरीदेगा कौन? खुद जो उनका फेड है उसको खरीदना पड़ेगा। इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा हो जाए तो हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब यूएस डॉलर की वैल्यू टूट जाएगी बहुत तेजी से। और इस पूरी इक्वेशन में जहां पे एक तरफ यूएस है, एक तरफ चाइना है। यूएस कौन है? जो ग्लोबल वर्ल्ड लीडर था, या अगर बात करी जाए तो थर्ड अंपायर था, या अंपायर था। अब वो क्या है? वो खुद एक प्लेयर है। और जैसे क्रिकेट में होता है ना, दो टीम्स होती है, यहां पे कोई टीम नहीं है। हर प्लेयर अपने लिए खेल रहा है, अपने अलग ही उसका स्कोर बोर्ड चल रहा है। इमेजिन करो, 11 प्लेयर ईस्ट में, 11 प्लेयर वेस्ट में, सब अपने अपने लिए खेल रहे हैं। मतलब वो अपने भी आपस में सगे नहीं है। इतना इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है, बट आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। सोचो क्रिकेट ग्राउंड पे कितना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा होगा। मतलब कहने के लिए एक टीम है, वेस्टर्न टीम, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो बॉलिंग करने जा रहा है, वो पीछे से उसी का टीम का बंदा आ रहा है, उसका हाथ पकड़ रहा है, कह रहा बॉल मुझे दे, मैं करूंगा, ये बॉल मेरी है। बॉल के लिए लड़ाई चल रही है। कमाल है। जो बैटिंग टीम के दो प्लेयर थे वो आपस में एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं, कह रहे तू मरेगा तो मैं बैटिंग करूंगा, मेरे को छक्का मारना है, मेरे को रन बनाना है। इतना इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है। अब हर एक डॉट को कनेक्ट कर पा रहे हो? तो पहले की दुनिया में क्या था? इसको कह सकते हो पुरानी दुनिया। और अब एक नई दुनिया है जो बनेगी आने वाले 5-10 साल बाद। वो कैसी होगी वो किसी को नहीं पता। बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन दैट वर्ल्ड देयर विल नॉट बी वन क्लियर कट पावर, इट्स गोइंग टू बी अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। यानी कि यूएस भी रहेगा, चाइना भी रहेगा, दोनों न्यूक्लियर पावर्स है। ऐसा नहीं है एक खत्म हो जाएगा, दोनों रहेंगे। पुरानी दुनिया में क्या था? एक हेड ऑफ द फैमिली। अब नहीं, अब दो है। और जब तक इस रियलिटी को यूएस एक्सेप्ट नहीं कर लेता, क्या उसकी नहीं चलेगी? क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी पावर बैठी है जिसको चाइना कहते हैं, रशिया कहते हैं। जब तक वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक क्या होगा? लड़ाई होगी। जब एक्सेप्ट कर लिया तो पीस होगी। अभी जो लड़ाई होगी उसमें यूएस की क्या स्ट्रैटेजी है और चाइना की क्या स्ट्रैटेजी है, अगर वो आपको समझ आ गया तो आपको समझ आ जाएगा एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, एसेट क्या है, बबल क्या है। जो लड़ाई हो रही है पूरी दुनिया में, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या चाहिए? रोबोटिक्स के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए क्या चाहिए? सिल्वर। तो सिल्वर वैसा नहीं है जैसा पहले था, यानी जो आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, और आप उसको पास्ट के कंपैरिजन में आज देखते हो। सिल्वर इज इन अ न्यू रियलिटी। मतलब क्या? आज से 50 साल पहले दो भाई जिनको बोलते थे हंट ब्रदर्स, उन्होंने क्या कहा? इन टर्म्स ऑफ मनी, सिल्वर में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा अगर हम सिल्वर को खरीदने लग जाएं तो उन्होंने क्या सोचा कि हम बहुत सारा सिल्वर खरीद लेंगे। तो उन्होंने खरीदना शुरू किया सिल्वर। उसकी वजह से सिल्वर का प्राइस बढ़ गया। कहां पहुंच गया था? $50 पे पर आउंस। फिर उस टाइम पे जो एक्सचेंजेस थे उन्होंने इंटरवीन किया, फिर वापस से सिल्वर का प्राइस क्रैश कर गया। तो उस वक्त सिल्वर क्या था? एक एसेट था या बबल था? लगाओ दिमाग। बबल था। क्यों? क्योंकि सर उससे कोई रियल प्रोडक्ट क्रिएट नहीं हो रहा था, बस एक एक्यूमुलेशन चल रहा था उस टाइम पे। राइट। ध्यान से समझना, सिल्वर की अपने आप में इंट्रिंसिक वैल्यू तो थी, लेकिन गवर्नमेंट्स ने डेलिबरेटली और स्ट्रैटेजिकली उसको खत्म कर दी थी। मतलब सिल्वर का यूज एज करेंसी होता था तब उसकी बहुत वैल्यू थी। तब सिल्वर टू गोल्ड रेशियो थी 1:15। मतलब 1 किलो सोने के बदले में क्या मिलता था? 15 किलो सिल्वर। बट क्योंकि सिल्वर कहीं यूज ही नहीं हो रहा था एज करेंसी और उसका कोई और यूज ही नहीं था, तो सिल्वर क्या था? यूजलेस। तो हंट ब्रदर्स ने क्या देखा कि जो सिल्वर है वो बहुत ही सस्ता है। क्यों? क्योंकि वो कोई यूज ही नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम खरीद लेते हैं। तो जैसे उन्होंने खरीदना शुरू किया तो आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ गई, सप्लाई लिमिटेड थी। और फिर जब गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया तो उसके बाद में वो जो प्राइस है वो वापस से कोलैप्स कर गया, यानी वो बबल फट गया। क्योंकि एक्चुअल में सिल्वर किसी को नहीं चाहिए था, ना लोगों को, ना इंडस्ट्रीज को, ना इसको, ना उसको, किसी को नहीं चाहिए था उस समय पर। उसके बाद में क्या हुआ? नेक्स्ट बुल रन 2011 में सिल्वर वापस से कहां पहुंच गया? उसी प्राइस पे जहां पर
1979 में हिट किया था हंट ब्रदर्स के टाइम पे, यानी $50 पर आउंस। कब पहुंचा? 2011 में। अब सवाल ये उठता है इतने टाइम तक ये अटका क्यों रहा प्राइस, जब हर चीज महंगी हो रही थी। पिछले 50 साल में सब कुछ महंगा हो गया, सिल्वर वहीं का वहीं क्यों अटका हुआ है? $50 पे क्यों अटका हुआ है? लगाओ दिमाग, कभी सोचते क्यों नहीं हो इस तरीके से? हर एसेट महंगा हो गया, ये क्यों नहीं हो? उसके पीछे दो वजह है। एक, उसकी कोई एक्चुअल डिमांड नहीं थी, यहां तक कि 2011 में भी नहीं थी। तो 2008 में जब हाउसिंग बबल फटा, यानी कि जीएफसी, उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर के अंदर बहुत तेजी से एक बुल रन आया। यूजुअली ये जो प्रेशियस मेटल्स का जो बुल रन होता है, कमोडिटीज की जो साइकिल होती है, वो थोड़ी लंबी चलती है, कई सालों तक चलती है। तो ये पीक किया जा करके 2011 में, जब सिल्वर ने वापस से टच किया $50। लेकिन फिर जो एक्सचेंजेस थे उस टाइम पर, या अभी भी हैं, कॉमेक्स, एलबीए, इन्होंने प्राइस को बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर दिया। क्यों? क्योंकि सिल्वर की एक्चुअल में कोई डिमांड नहीं थी, कोई बायर नहीं था। कौन थे लोग जिनकी वजह से प्राइस बढ़ रहा था? पब्लिक ने कहा कि हम सिल्वर खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था। ऐसी तो आप लोग करते हो, जिस चीज का प्राइस बढ़ता है तो आपके अंदर फोमो आता है, आप कहते हो कल और ना बढ़ जाए, मैं जा करके और खरीद लेता हूं। तो पब्लिक जा रही थी खरीदने के लिए। जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, जिसमें से कई हैं जिनको प्रॉपर्ली कोर्ट में, जिनके ऊपर फाइन लगाया गया है, ये न्यूज में जाकर के आप देख सकते हो, ये जो प्रेशियस मेटल्स हैं उसके प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए। वो फाइन कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा फाइन है, क्लोज टू अराउंड $1 बिलियन, इतना बड़ा फाइन। ये तो है वो जो पकड़ में आया। अब वो कैसे करते थे प्राइस मैनिपुलेट? बहुत सिंपल है, उनके पास में अनलिमिटेड फंडिंग है पीछे से। वो क्या है? फिएट करेंसी। तो अगर मान लो 1 लाख लोग आ गए खरीदने के लिए, तो वो क्या करेंगे? उतने से शॉर्ट कर देंगे सिल्वर को, क्योंकि उनको क्या चाहिए शॉर्ट करने के लिए? कुछ भी नहीं। और जो खरीद रहे हैं उनको भी एक्चुअल में मेटल नहीं चाहिए, वो खरीद रहे थे क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था। प्राइस घटेगा तो वो बेच देंगे। तो उनको ये साइकोलॉजी अच्छे से पता है। इसकी वजह से वो पिछले 50 साल से सिल्वर का प्राइस कंट्रोल करके बैठे हैं। मतलब इसको एक कैसीनो की तरह देखो, जहां पे जो जुआरी आते हैं खेलने के लिए, जब तक वो जीत रहे होते हैं तब तक खेलते हैं, फिर जब हार रहे होते हैं तो अपना लॉस पूरा करने के लिए खेलते हैं। जब उनको समझ आ जाता है भाई अब तो लुट गए, बर्बाद हो गए, तो भाग जाते हैं। तो इनके पास में क्या था? इन बड़े बड़े बैंक्स के पास में, जो बुलियन बैंक्स हैं, अनलिमिटेड पीछे से फंडिंग। क्या करने के लिए? शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट कैसे करते हैं? उसके लिए एक्चुअल में सिल्वर नहीं चाहिए। जितना एक्चुअल में उनके वॉल्ट में सिल्वर पड़ा है, उसका 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना तक पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स में आप शॉर्ट कर सकते हो। लेवरेज मिल गई उनको। दूसरी तरफ से जो बायर है, जो पब्लिक है आपकी जैसी, उनके पास में कोई लेवरेज नहीं है, उनके पास में लिमिटेड पैसा है। तो अगर आप लॉन्ग हो, ये समझ आ रहा है ना ये लैंग्वेज? लॉन्ग मतलब कि आप कह रहे हो कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आपने पहले ही लेवरेज ले लिया। तो अगर प्राइस थोड़ा सा भी नीचे गया तो आप तो सड़क पे आ जाओगे। बैंक्स को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बैंक्स क्या करते थे? वेट करते थे, जाने दो और ऊपर जाने दो, और ऊपर जाने दो, और ऊपर जाने दो। जैसे $50 तक पहुंच गया तो एक्सचेंज विच इज कॉमेक्स एंड एलबीए में इनकी मिली भगत, ऊपर से पीछे से बैंक्स बैठे हैं, तो इन्होंने क्या किया? मार्जिन मनी बढ़ा दिया। जैसे ही मार्जिन मनी बढ़ाया, जितने लोग खरीद रहे थे या लॉन्ग थे, उनके ऊपर प्रेशर आया बेचने का, तो बिकवाली आ गई। ऊपर से आकर के इन बैंक्स ने और शॉर्ट कर दिया, तो वापस से $50 को उठा करके ले आए $20 पे। इस तरीके से सिल्वर के प्राइस को कहां रखा गया? $20-25, $30। अब पिछले 1 साल में क्या हो गया, या ये कह लो पिछले 5-6 साल में क्या हो गया? कुछ बहुत अलग हो गया। इनका पूरा का पूरा जो स्कैम है वो एक्सपोज हो गया, जो आज नहीं तो कल होना ही था। कब होना था? जब रियल डिमांड आनी थी, और वो आ गई। वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मतलब सिल्वर इज इन डेफिसिट सिंस लास्ट 5 years। इसका मतलब समझते हो? नहीं समझते ना? अगर समझते होते तो समझ पा रहे होते कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस लेवल से। मतलब पिछले 5 साल से जो सिल्वर की डिमांड है, वो सप्लाई से, जितना भी जमीन से सिल्वर निकलता है और रिसाइकल होता है, उससे बहुत ज्यादा है। तो सप्लाई आ कहां से रही है? रिजर्व्स में से आ रही है। वो रिजर्व्स बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं, और सिल्वर को रिसाइकल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और माइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब ये सब जो मैं कह रहा हूं, ये किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये फैक्ट्स है जो आप भी जाकर के वेरीफाई कर सकते हो।
इसका प्राइस पे क्या असर होगा वो तो वक्त ही बताएगा। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्या होगा वो मुझे तो पता है, बट आपको अपने लिए फिगर आउट करना है। आई नो इट फॉर श्योर कि क्या होने वाला है अगले 1-2 साल में, बट आई कैन नॉट टेल इट टू यू, आई कैन नॉट से इट क्लियरली। आई कैन ओनली से हो सकता है बहुत घट जाए, तो डर जाओ, मत खरीदो, बेच दो। हो सकता है बढ़ जाए, तो अपना दिमाग लगाओ। अब मैं क्या कहूं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जाकर के पूछो, वो क्या कहेगा, अरे ये सिल्वर गोल्ड में कुछ नहीं पड़ा है, स्टॉक्स लो ना, म्यूचुअल फंड लो, और वो भी ना रेगुलर वाला लेना, डायरेक्ट मत लेना, क्योंकि रेगुलर में कमीशन मिलती है। और म्यूचुअल फंड क्यों ले रहे हो, इंश्योरेंस कराओ, उसमें तो और मोटी कमीशन मिलती है। तो अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा रिसर्च करो। अगेन मैं कह रहा हूं कि जो मैं देख रहा हूं उसका 1% भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पा रहा हूं। इसको इस तरीके से देखो कि पिछले 50 साल से एक कमोडिटी को सप्रेस किया गया था आर्टिफिशियली। जैसे एक बॉल है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, उसको पानी के अंदर दबा करके रखा गया है। अब जैसे ही उसको छोड़ोगे तो क्या होगा, वो प्रेशर बिल्डअप हुआ पड़ा है, वो बॉल ऊपर जाएगी। इसको पैराबोलिक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। इस बार अलग क्या हो रहा है, अब सिल्वर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप शौक के लिए रख रहे हो, जिसके आप बर्तन बना करके अपने घर में रख रहे हो। कोई ज्वेलरी नहीं है जिसको पहन रहे हो, ऑल्दो इट इज देयर, बट इट इज अ वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द एंटायर पाई जो एक्चुअल में सिल्वर है। सिल्वर क्या है, एक इंडस्ट्रियल मेटल। इसकी ये साइड तो अभी समझ आ गई है लोगों को, बस दूसरी साइड नहीं समझ आई है, क्योंकि लोगों की याददाश्त कमजोर है, वो भूल गए हैं। वो क्या है, प्रेशियस मेटल। वो कब समझ आएगा, जब वो जो 2 बड़े बड़े बबल हैं जो फटने के लिए तैयार ही बैठे हैं, यानी स्टॉक मार्केट और हाउसिंग, और उसके नीचे जो सपोर्ट सिस्टम था डेट, विच इन इटसेल्फ इज अ बबल, यूएस डेट। जब ये सब कुछ फट गया तो लोग किसकी तरफ जाएंगे, सोचो। रियल एस्टेट भी फट गया, स्टॉक मार्केट भी फट गया, तो बचा क्या, एक्चुअल एसेट जिसको वो पकड़ सके, अपने पास रख सके। वो क्या है, गोल्ड। और गोल्ड के साथ में क्या आता है जब भी हम गोल्ड बोलते हैं पूरी दुनिया में, सिल्वर। कॉपर तो नहीं आता ना। तो जो इतना बड़ा पैसा है, अगर ये गोल्ड में जाएगा, सवाल ये नहीं है अगर जाएगा, क्योंकि अब तो बड़े बड़े फंड हाउसेस भी बोल रहे हैं, जो एक टाइम पे कहते थे कि 80% पैसा इक्विटी में होना चाहिए, 20% डेट में होना चाहिए, वो भी कह रहे हैं 60% इक्विटी में होना चाहिए, 20% डेट में होना चाहिए, 20% गोल्ड में होना चाहिए। ये वो बैंक्स हैं जो खुद मैनिपुलेट करते रहे हैं इनके प्राइसेस को, क्योंकि वो भी देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। और वो बैंक्स जो कि शॉर्ट थे सिल्वर के ऊपर, अब वो लॉन्ग हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल फिजिकल डिमांड आ गई है। पेपर में आप किसी चीज को तब तक कंट्रोल कर सकते हो जब तक उस पेपर के पीछे जो एसेट है उसकी कोई फिजिकल डिमांड नहीं है। बट अगर कोई इंसान लेवरेज पे उसको शॉर्ट कर रहा है, यानी कोई बैंक है, जैसे आप वो बैंक हो, आपने मान लो $10 बिलियन सिल्वर को शॉर्ट कर दिया, और कोई इंसान आ गया, उसने कहा मेरे को प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो एक्चुअल मेटल चाहिए, और एक्चुअल मेटल है ही नहीं। हिस्टोरिकली सिल्वर की जो मार्केट है वो रही है कॉन्टैंगो में, अभी चल रही है बैकवर्डेशन में। इसका मतलब क्या होता है, जो स्पॉट प्राइसेस हैं वो कम होते हैं, फ्यूचर प्राइसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको डिलीवरी चाहिए उस मेटल की 3 महीने बाद, तो 3 महीने की स्टोरेज कॉस्ट भी तो है। तो फ्यूचर के प्राइस होते हैं ज्यादा, स्पॉट के होते हैं कम। अभी इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया है। अगर आपको सिल्वर अभी चाहिए तो उसके प्राइस है ज्यादा, और फ्यूचर में चाहिए तो उसके है कम। इसको बैकवर्डेशन बोलते हैं। तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, और आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि 1 जनवरी 2026 से चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। कहने के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ लोग उसको बैन भी बोल रहे हैं। मतलब अगर चाइना रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है तो वो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो पूरा का पूरा कंट्रोल है उसकी सप्लाई चेन के ऊपर। वो देखेंगे अब किसको देना है किसको नहीं। ये लड़ाई है। लड़ाई किसकी है? एक्चुअल जो मेटल्स है, एक्चुअल जो एसेट्स है उसकी है। और इस पूरी लड़ाई के सेंटर में कौन है? जहां पर चारों तरफ केओस है, गोल्ड एंड सिल्वर। तो फ्यूचर में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे, वो आप लोगों के लिए मैटर कर सकता है। फॉर मी इट डजंट मैटर, क्योंकि मेरे स्टैंड पॉइंट से अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें गोल्ड और सिल्वर का प्राइस मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है करेंसी का क्या प्राइस है, जिसको मैं मेजर करता हूं गोल्ड और सिल्वर में। और ये प्रेडिक्ट करना ज्यादा आसान है। इन अदर वर्ड्स, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे। बट ये प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है कि करेंसी, जिसको फिएट करेंसी बोलते हैं, उसके प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे।
इन अदर वर्ड्स, पूरी दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स है वो अपने खर्चे बढ़ा रही है, फ्रीबीज ज्यादा दे रही है या कम दे रही है? खर्चे बढ़ा रही है, कम कर रही है? खर्चे बढ़ा रही है। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो दे हैव टू प्रिंट मोर मनी और बोरो मोर मनी। तो करेंसी, फिएट करेंसी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कंट्री की हो, उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में घटेगी, जिसकी वजह से आप लोग कहोगे गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, गोल्ड महंगा हो गया, जब सस्ता होगा तो मैं खरीदूंगा। इट इज डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑफ हाउ यू पीपल थिंक। ये बातें वो हैं जो मैं अपने घर में व्हेन आई सिट विद माय सन और डॉटर, मैं उनको समझाता हूं कि बेटे दुनिया पागल है। ये दुनिया गोल्ड और सिल्वर को देखती है और कहती है महंगा हो गया, सस्ता हो गया। वो करेंसी को कभी देखती नहीं है। तुम ऐसा मत करना, क्योंकि करेंसी के पीछे कौन बैठा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई दीन ईमान नहीं है, किसी भी कंट्री की कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका एक ही काम है। उसको क्या चाहिए? वोट। वोट कैसे मिलेंगे? लोगों को खुश करो। खुश कैसे करते हैं? पैसा बांटो। तो बांटने के लिए पैसा चाहिए ना, चाहे आप यूएस हो, चाहे कोई भी कंट्री में कहीं पर भी हो, तो पैसा कहां से आएगा? फिएट करेंसी है, जितना मर्जी छाप लो। तो जितना छापते जाओगे उतना ही उस करेंसी की वैल्यू टूटती जाएगी। रियल एसेट में और एक बबल में फर्क समझ आ रहा है? फिएट करेंसी इज अ बबल जो फटने वाला है आने वाले समय में। इसका मतलब समझते हो? नहीं ना। तो जा करके देखो और पढ़ो ऐसी कंट्रीज के बारे में जहां पे फिएट करेंसी नाम का बबल ऑलरेडी फट चुका है, जहां पर लोग जाते थे कोई सामान खरीदने के लिए, दाल चावल खरीदने के लिए, तो पैसे देते थे और वो इंसान उनको बदले में वो सामान देता था जिससे कि वो और उनका परिवार जिंदा रह सके। आज उन कंट्रीज में पहले थोड़े से पैसे में बहुत सारा सामान मिलता था, आज बहुत सारा पैसा लेकर के जाते हैं, पूरा भर करके, तब भी वो कहते हैं ये क्या लेकर के आए हो, इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। सोना या चांदी है क्या? कोई असली चीज है तो बात करो। ये क्या कागज के टुकड़े लाए हो? ये है वो नई दुनिया जिसमें हम एंटर करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि हर एक का अपना अपना कोई ना कोई इंटरेस्ट है। वैसे बताना तो मुझे भी नहीं चाहिए, बट मेरे को पूरा भरोसा है आप लोगों की बेवकूफ़ी के ऊपर। आप में से किसी को समझ ही नहीं आएगा मैंने बोला क्या है, तो इस वीडियो पे व्यूज ही नहीं होंगे, तो फर्क क्या पड़ता है, मैं सच ही बोल देता हूं ना। इसलिए हो सकता है कि मैं वीडियो अपलोड कर ही दूंगा। पास में से कई सेशंस हुए, मैंने डिलीट ही करवा दिए। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा अपलोड, क्यों करना है। बट पीछे मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करी, तो उन वीडियोस पे कमेंट्स देख करके मुझे समझ आ गया कि आप लोगों की समझ कहाँ तक है, तो मैं ये वीडियो अपलोड कर ही दूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। जैसे फिएट करेंसी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, फिएट करेंसी नीचे ही जाएगी, ऐसे ही आप लोगों पे मुझे पूरा विश्वास है। तो इस वीडियो को देखो, बंद करो और देखो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, और वही करो, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट्स हैं।